गुण हो कि कार्यपालिका ईमानदार हो। अगर जब खुद ही भ्रष्ट रहेंगे तो अपने अधिकारियों अधिकारी तो वैसे ही हमारे देश में बहुसंख्यक अधिकारी कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो लूट में लगे हैं, और उसमें भी कार्यपालिका प्रमुख अगर या कार्यपालिका के सदस्य अगर भ्रष्ट वाले हो गए तो कार्यपालिका को ईमानदार होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह चरित्रवान होना चाहिए, नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, सर्वसुलभ होना चाहिए। हमने देखा कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितना अपनी जान की परवाह किए। एक बात और बताऊं कि उनको कोरोना हुआ, हमको भी कोरोना हो गया। फिर मैंने खबर में आई कि भाई मुख्यमंत्री जी को कोरोना ठीक हो गया है। मैंने कहा मैं चेक करवाऊं, हो सकता मेरा भी ठीक हो गया हो, पता चला मेरा भी ठीक हो गया है। तो ये जो उनका योगदान था, आज उसी का परिणाम है कि दोबारा उनकी इतनी बड़ी वापसी हुई है। तो ईमानदार हो, जनसुलभ हो, चरित्रवान हो, नैतिक हो, कार्यकुशल हो, निर्णय में शीघ्रता, पता चला कि निर्णय लेने में ही बहुत समय बीत गया, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यूक्रेन संकट में भारतीयों को निकाला है, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता अल्लू लल्लू तो पता चलता कि निर्णय लेने में ही। अभी चीन से भारत का युद्ध का संभावना बन रही थी, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस मुस्तैदी से अपने कम संसाधनों में सेना की तैनाती इत्यादि किया, चीन का पसीना आ गया। हमसे कई विशेषज्ञ है चीन से युद्ध होगा, अगर ये चीन से क्या, इसमें अमेरिका भारत से नहीं लड़ पाएगा जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो ये निर्णय की शीघ्रता, कि निर्णय तुरंत लेना, ईमानदार होना, कार्यकुशल होना, कर्तव्य परायण होना, और निष्पक्षता, गोपनीयता, सच्चाई नहीं रहेगी तो फिर कार्यपालिका क्या काम करेगी? अपना ही आप लूट में लगे हो, कांग्रेस की सरकार की तरह रोज आ रहा है कि इतना घोटाला उतना घोटाला, दूसरे को क्या शिक्षा दोगे? एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो सत्ता में है, कार्यपालिका में है, अगर वो खुद भ्रष्ट है तो अपने अधिकारियों को कैसे कहेगा? अधिकारी तो जान ही रहे हैं कि को नहीं जानत है जग में। लेकिन जब हमारा कार्यपालिका प्रमुख ईमानदार होगा, नैतिक होगा, हमारे मोदी और योगी जी जैसा, तो अधिकारियों पर इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। कहां तक चोरी करेंगे? पद और गोपनीयता कार्यपालिका का एक बहुत बड़ा गुण है। मैंने आपको संसदीय शासन पढ़ाते समय बताया था कि पद और गोपनीयता जब तक न कहा जाए, उस बात को प्रकट न किया जाए, जब तक विशेष आवश्यकता न हो। मंत्रियों को यह सख्त हिदायत होती है कि जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसका पालन करते हैं कि जब तक उचित अवसर नहीं रहेगा हम पद और गोपनीयता को बनाए रखेंगे, उस बात को प्रकट नहीं करेंगे। निष्पक्षता, बिना भेदभाव के। हम गर्व से कहने लायक हैं कि हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी जन कल्याणकारी योजनाओं को देने में, ठीक है हमको लाभ नहीं मिल पाया अलग बात है, लेकिन कोई भी जन कल्याणकारी कार्य देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हम छूट गए वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई भेदभाव नहीं है कि वो जन कल्याणकारी कार्य करने में कोई भेदभाव अपनाए। यह निष्पक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कोई छूट जा रहा तो क्या कीजिएगा? हमारे यहाँ जब इतने भ्रष्ट अधिकारीगण बने हुए हैं, कर्मचारीगण, ईमानदारों की बड़ी कमी है, तो क्या करिएगा? अब हम चलते हैं कार्यपालिका शक्ति में वृद्धि के कारण। निश्चित कार्यपालिका के शक्ति में वृद्धि हुआ है, तो कार्यपालिका शक्ति में वृद्धि क्यों हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। आज लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ने नागरिक कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा दिया। जितना ज्यादा नागरिकों के हितों के लिए काम बढ़ेगा, जनता की मांग बढ़ेगी, लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप बढ़ेगा, उतनी ज्यादा कार्यपालिका की क्षमता और शक्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि उसे पूरा करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। दूसरा, तीव्रता, जटिलता। आज का युग चिंता का युग है, हर समय चिंता। इस समय भारत में एक नई चिंता। कौन सी चिंता? कि यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है, हमारा तेल महंगा हो जाएगा, हमारा खाद महंगा हो जाएगा, तमाम समस्या। युद्ध वहां हो रहा है लेकिन यहां समस्या है। तो ये चिंता का युग से निकालने का काम कार्यपालिका का है। कोरोना आ गया, एक संकट, तो आज का युग चिंता का युग है, संकट का युग है, और इस संकट से निकालने का काम कार्यपालिका करती है। इस नाते कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि अपने आप हो रही है, क्योंकि जनता के आशाओं और इच्छाओं का वही केंद्र बिंदु है, वही देखती है टकटकी लगा के। तो जब जिसको जनता देखेगी उसका पावर लोकतंत्र में बढ़ जाएगा। जनता संकट के समय देखती है कार्यपालिका को, तो निश्चित रूप से उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। अगला है
प्रदत्त व्यवस्थापन दलीय पद्धति ने भी कार्यपालिका को बढ़ाया है। आज दलीय अनुशासन है, दलीय कठोरता है, इस नाते भी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है, क्योंकि उनके दल के जो लोग हैं, संसदीय शासन में तो क्या पूछना है, फिर आपका बहुमत है प्रथम सदन में, द्वितीय सदन में आपके दल के लोगों का अगर बहुमत है, चलिए अध्यक्षात्मक में भी अगर राष्ट्रपति का बहुमत है दलीय आधार पे पार्लियामेंट में, तो दलीय अनुशासन जो है ये कार्यपालिका की शक्ति को, क्योंकि दल के अनुशासन को तोड़ ही नहीं सकते हैं आप, तो दल के अनुशासन बढ़ा है, पार्टी व्हिप वगैरह जारी कर देती है, तो कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है निश्चित रूप से। अगला है नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी नीति। आज पूरी दुनिया में नियोजन यानी प्लानिंग योजनाएं बनाई जा रही हैं, खासकर आर्थिक योजनाएं विशेष रूप से, जिसमें कार्यपालिका की विशेष भूमिका होती है। विदेशी नीतियों के संचालन में विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे हों, युद्ध वगैरह, मैंने आपसे कहा था कि युद्ध होना कार्यपालिका की असफलता है, और अगर युद्ध से में हार हो गई तो एकदम समझे डुबा दिया। चलिए ठीक है, युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, हमारे पड़ोसी ने युद्ध लड़ा, लेकिन वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश जीता। तो पहले तो युद्ध होना नहीं चाहिए, और हो गया तो शानदार विजय हो। यह कार्यपालिका के ऊपर निर्भर है कि युद्ध न हो, और हो तो उसमें विजय हो। वैदेशिक नीतियों में हम कैसे अच्छी तरीके अपने देश का राष्ट्रीय हित कर लें, अपने नागरिकों की सुरक्षा कर लें, अपने देश का सम्मान बढ़ा लें। और एक और बहुत बड़ा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका की पर नियंत्रण। आप देखें तो संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन बहुमत का शासन की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है, व्यवस्थापिका को विघटित कर देती है। लोग खासकर संसदीय शासन में, अध्यक्षात्मक में नहीं भंग कर पाएंगे, लेकिन संसदीय शासन में तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग करने का भी काम करती है। खासकर प्रथम सदन में नेतृत्व की आवश्यकता और नेतृत्व की कुशलता, जब देश में कोई संकट आएगा तो कार्यपालिका ही नेतृत्व करेगी, व्यवस्थापिका नेतृत्व नहीं कर सकती है, न्यायपालिका नेतृत्व नहीं कर सकती है। संकट के समय जनता न्यायपालिका को नहीं देखेगी, व्यवस्थापिका को नहीं देखेगी। अभी कोरोना आ गया तो कोई जज साहब को नहीं ढूंढ रहा था। हाँ, जज साहब की भूमिका है, जब कोई अन्याय होगा तो उनका ढूंढा जाएगा, लेकिन नहीं कार्यपालिका प्रमुख को। तो जब भी देश में संकट होगा, युद्ध होगा, समस्या होगी, नेतृत्व का कार्य, और आज का समय तो चिंता का और तीव्रता का मतलब तुरंत काम हो, तुरंत काम चाहिए। आज के 20 साल पहले मुझे याद है कि लाइट कटती थी, हम 2 दिन 3 दिन कोई चिंता ही नहीं रहता था। आज हमारे यहाँ सुबह लाइट कट गई, चिंता हो गई कि भाई तुरंत लाइट आए। तो ये तीव्रता के युग है कि हर चीज जनता को तुरंत चाहिए, और लोक कल्याणकारी राज्य में तो विधन बिल्कुल। तो ये तीव्रता का युग, संकट का युग ने कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि कर दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि अच्छा हाँ, एक चीज और कि आज कार्यपालिका का नेतृत्व एकता में बढ़ी है। पहले हम कहते थे कि अध्यक्षात्मक शासन में अकेला राष्ट्रपति जिम्मेदार है, कार्यपालिका का प्रमुख है, तुरंत निर्णय लेगा, शीघ्र निर्णय लेगा। लेकिन आज हम देखें संसदीय शासन में भी जो कार्यपालिका प्रमुख है वो बहुल से एकात्मक हो गया है। इतना बड़ा मंत्रिपरिषद, उसमें टॉप क्लास के मिनिस्टर, मंत्रीगण, कैबिनेट मंत्री कि भाई, लेकिन सारा कुछ आजकल प्रधानमंत्री पे आ गया है, प्रदेश में मुख्यमंत्री पे आ गया है, क्योंकि संसदीय शासन मंत्रिमंडलीय शासन और मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्रीय शासन हो गया है। एक व्यक्ति का नेतृत्व आ गया है, प्रदेशों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। तो कहने के लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की सत्ता अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में आ गई है। इसने भी कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाया है। अब हम चर्चा करेंगे कि निरंकुशतावाद की, कि क्या कार्यपालिका निरंकुश हो गई है। ऐसी भी चर्चाएं हुआ करती थी, होती हैं कभी कभी, और इसकी सबसे अधिक चर्चा करते हैं हेवर्ट, नई निरंकुशता। हेवर्ट ने कहा नई निरंकुशता। हेवर्ट एक विद्वान है, कहते हैं नई निरंकुशता, नई निरंकुशता, नई निरंकुशता। इनका मानना है कि अब कार्यपालिका नए रूप से निरंकुश हो गई है, अत्याचारी हो गई है, मनमानापन कर रही है। न्यू डेस्पोटिज्म, नई निरंकुशता। तो इनका कहना है कि चूंकि कार्यपालिका प्रमुख ही अब व्यवस्थापिका को भी संचालित कर रहा है, और कार्यपालिका जब चाहती है व्यवस्थापिका में अपना कानून पास करवा लेती है। दलीय अनुशासन है, दलीय कठोरता है, दलीय तानाशाही है, दल के विरुद्ध आप जा नहीं सकते हैं। तो कार्यपालिका एक तो एक व्यक्ति में सिमट गई, संसदीय में भी, अध्यक्षात्मक में तो ही है। दूसरी चीज, अपने दलीय अनुशासन, दलीय कठोरता के बल पे व्यवस्थापिका के पे भी नियंत्रण कर ली। जैसा कि महात्मा गांधी ने 1908 में कहा था कि
ब्रिटेन में संसद मंत्रिमंडल पर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल ही संसद पर नियंत्रण करती है, उसके कब्जे में है। और क्या क्या कहा था बहुत बाद में चर्चा करेंगे। तो इनका मानना है कि अब कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका पर नियंत्रण कर रही है, मनमानापन चाह रही, कानून बनवा ले रही है, जब इच्छा हुआ व्यवस्थापिका को भंग कर दे रही है, खासकर प्रथम सदन को। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं कार्यपालिका के जो वो न्यायिक कार्य भी करके, जैसे ब्रिटेन व्यवस्थापिकाओं को प्रभावित कर रही है। जैसे ब्रिटेन में कुछ विभागों को अधिकार है कि वो अर्थ न्यायिक कार्य भी कर सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे कुछ सरकारी विभाग हैं जो अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। जैसे ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए लोगों पर जुर्माना लगा सकता है, हर्जाना वसूल सकता है। जो वहां स्वास्थ्य विभाग है ब्रिटेन में, वो अपने कुछ प्रशासकीय कार्यों के लिए वो सिलसिले में लोगों पर जुर्माना लगा सकता है, हर्जाना वसूल सकता है। तो ये कार्यपालिका के कार्यों को देखते हुए हेबर्ट साहब ने कहा कि नहीं, ये नई निरंकुशता है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं क्योंकि कार्यपालिका पर उस देश के विरोधी दल हैं, उनका नियंत्रण है। अपोजिशन पार्टियां को नियंत्रण है। कैसे आप ऐसा निरंकुशता करेंगे? दूसरी बात, दल के लोगों का ही नियंत्रण है, क्योंकि दल के लोग भी हमको 1990 में मार्गरेट थैचर के खिलाफ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, लेडी आयरन कहा जाता था मार्गरेट थैचर। उनके विरोध में ही उनके दल के लोग खड़े हो गए, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो जब उनके ही दल के लोग खड़े हो जा रहे हैं तो ये दल के लोगों का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जनमत की शक्ति है, परंपराएं हैं, चुनाव हैं, स्वतंत्र प्रेस हैं, न्यायपालिका हैं, और अंत में जनता है, जनमत। ये सारा कुछ नियंत्रण करेंगे कार्यपालिका को। अंत में जनमत है, जनता है, प्रेस है, न्यायपालिका है, चुनाव है, परंपराएं हैं, अपने संसदीय व्यवस्था, अपने शासन व्यवस्था की। आपके खुद सत्ता के लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, पार्टी के लोग आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत शक्तिशाली महिला थी 1990 में मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, और उन्हीं के दल के लोगों ने विरोध किया और त्यागपत्र दिया उन्होंने। तो विरोधी दल ही हैं, रोज पानी पी पी के चिल्लाने वाले। इतना प्रेस आज स्मार्ट हुआ है, कैसे आपके निरंकुश। और सबसे बड़ी बात है जनता बहुत जागरूक हो रही, बहुत तेज उसकी निगाह बैठी हुई है। और लोकतंत्र में तो मैं बार बार कहता हूं कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। तो जनता की बात कैसे नहीं मानेंगे, जब वही आपका धाम है, वही आपका तीर्थ है, वही आपका सब कुछ है। तो जनता जब जनार्दन ही सब कुछ है तो कैसे तानाशाही हो जाएगी। इस नाते यह आरोप गलत है, और इसी के साथ कि न्यायपालिका निरंकुश हो रही है। हाँ, उसकी शक्तियां बढ़ी हैं, उसके पीछे बहुत सारा कारण है, मैंने चर्चा किया है। संकट, आपदा इत्यादि, जन कल्याणी कार्य, जनता के अधिक से अधिक उम्मीदें, त्वरित कार्य होना, चिंता का विषय होना। आजकल हर समय चिंता का माहौल है, कहीं परमाणु युद्ध का डर, कहीं कुछ डर। तो ये सब सारी चीजों ने कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि आज के समय कार्यपालिका को लेके वीडियो समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।